गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका सेंटेंस का टॉपिक चला। आज हम लोग इसमें देखेंगे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, और डबल पार्ट ऑफ स्पीच में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रूल्स ऑफ इन्फिनेटिव मींस इन्फिनेटिव के नियम पे चर्चा करेंगे। आपको पता है प्यारे बच्चे, डबल पार्ट ऑफ स्पीच में आपकी तीन चीजें आती हैं। एक हो गया इन्फिनेटिव, दूसरा हो गया पार्टिसिपल, तीसरा हो गया जिरेंड। तो हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो चर्चा होने वाली है रूल्स ऑफ इन्फिनेटिव मींस इन्फिनेटिव के नियम पे चर्चा होने वाली है। और ये प्यारे बच्चे आपकी ग्रामर की 49वीं क्लास है। इसके पहले 48 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं, और सिंटैक्स की आपकी 13 क्लास हो चुकी है। ये आपकी 14वीं क्लास है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो भी आपकी ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप 11th के ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। आज की क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग चर्चा करते हैं, क्लास पे चर्चा करते हैं। क्लास पे आने से पहले प्यारे बच्चे आपको बता देते हैं कि आपका पहले हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि आपका इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव के बारे में जब बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग जान जाएंगे कि इन्फिनेटिव होता क्या है, फिर उसके बाद इसके रूल्स पे चर्चा करेंगे, इसके नियमों पे चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चे आपको पता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से आपका क्या बनता है, इन्फिनेटिव बनता है। और यह वाक्य में किसका कार्य करता है, नाउन का कार्य करता है। यही हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। अधिकतर यह नाउन का कार्य करता है, तथा हिंदी में अर्थ निकालने पर इसके अंत में नाने नी आते हैं। जब आप इसका हिंदी में अर्थ निकालोगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, नाने नी से अर्थ निकलेगा। यह वर्ब से स्वतंत्र होता है, अर्थात इसका नंबर तथा पर्सन जो है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं होता है। प्यारे बच्चे मेन बात यह है, लास्ट वाली मेन बात ध्यान देना कि यह जो है पूरी तरह से वर्ब से स्वतंत्र होता है। मींस वर्ब से इसे कोई लेना देना नहीं होता है, और वर्ब से लेना देना नहीं है इसका अर्थात ये मतलब हो जाएगा कि यह सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन जेंडर के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा। तो ये हो गया इसका बेसिक सा जो है, बेसिक से इंफॉर्मेशन बता दिए। अब जो है एग्जांपल के माध्यम से हम इस चीज का कंफर्मेशन करेंगे, जो अभी तक हमने नियम को बताए हुए हैं अब एग्जांपल के माध्यम से इसका कंफर्मेशन करते हैं। तो प्यारे बच्चे इंफॉर्मेशन एग्जांपल देखना, पहला एग्जांपल हमने लिखे हुए हैं, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो लाइक आपका क्या हो जाएगा, इस वाक्य में लाइक क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अब टू प्ले, प्ले आपका वर्ब था, लेकिन उसके पहले आपने टू लगा करके आपने क्या बना दिए हुए हैं, इन्फिनेटिव बना दिए हुए हैं। तो क्या हो गया, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो टू प्ले क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनेटिव हो जाएगा। और इसका अर्थ निकालोगे तो मुझे पसंद है फुटबॉल खेलना, तो अंत में ना आया ना, खेलना, खेलना मींस अंत में ना आया ना। यही तो हमने बताया इसके हिंदी अर्थ में, जब इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं तो वाक्य शब्द के अंत में नाने नहीं आते हैं, तो वही तो यहाँ पर भी आया। तो क्या हो गया, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल मींस मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या हो गया, टू प्ले आपका क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। अब लास्ट लाइन को हम सिद्ध करेंगे कि ये किस तरह से सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन जेंडर के अनुसार यह परिवर्तित नहीं होता है। अब हम लोग इस चीज को सिद्ध करते हैं। तो प्यारे बच्चे हमने देखिए दूसरा एग्जांपल लिखे हुए हैं, दे लाइक टू प्ले फुटबॉल, दे लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिए हुए हैं, दे हमने कर दिए, और दे के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लाइक कर दिया, दे के अकॉर्डिंग क्या कर दिए हुए हैं, लाइक कर दिए हुए हैं। लेकिन बताओ जरा टू प्ले पे क्या कोई परिवर्तन हुआ, सब्जेक्ट हमने परिवर्तित कर दिया, क्या टू प्ले पे कोई परिवर्तन हुआ, मींस इन्फिनेटिव पे क्या कोई परिवर्तन हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ परिवर्तन। तो जब बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ तो यही तो हमने बताया, यह सब्जेक्ट के नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार कोई फर्क इस पे पड़ता नहीं है। एकदम बेहया कहते हैं ना, बेहया, चाहे जौने जितना मारो पीटो जिसे कहते हैं बेहया टाइप का, ये एकदम समझ लो इन्फिनेटिव बेहया है। इससे सब्जेक्ट क्या आ रहा है, वर्ब क्या आ रहा है, कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड एग्जांपल में भी आपने देखा टू प्ले पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि लाइक देखो मेन वर्ब में परिवर्तन हो गया, लाइक आपने कर दिया, मेन वर्ब में परिवर्तन हो गया। अब तीसरा एग्जांपल देखना, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। अब हमने यहां पर ही कर दिया, मींस आपका थर्ड पर्सन कर दिया, और लाइक्स यहां पर हो गया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका ही के साथ आप क्या लगाते हो, लाइक्स करोगे, यस या यस लगाओगे, तो ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल हो जाएगा। तो यहां पर सब्जेक्ट चेंज किया, मेन वर्ब भी परिवर्तित हो गई, लेकिन इन्फिनेटिव में कोई परिवर्तन आया, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं आया।
तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब जैसे चौथे एग्जांपल में देखना, सी विल लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो अब यहाँ पर हमने एक बार फिर सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, तो क्या यहाँ पर बताओ टू प्ले में कोई परिवर्तन आया? बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसीलिए कहते हैं कि यह सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर से कोई फर्क इस पे पड़ता नहीं है। तो ये आपका हो गया इन्फिनिटिव हो गया। तो उम्मीद करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी कि इन्फिनिटिव होता क्या है। फिर से मूल बात समझना कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू लगा देंगे तो इन्फिनिटिव बन जाएगा। यह वाक्य में नाउन का कार्य करेगा और उसके बाद हिंदी में जब इसका अर्थ निकालेंगे नानी के अर्थ आएगा, और इसके साथ साथ यह सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया आपका इन्फिनिटिव के बारे में। अब हम लोग चलते हैं इन्फिनिटिव के जो नियम है, जो रूल इसके हैं, अब हम लोग इसके रूल्स पे चर्चा करते हैं, देखते हैं इसके कौन कौन से नियम हैं। अब यहां पर देखिए पहले हमने रूल नंबर फर्स्ट लिखे हुए हैं, एकदम ध्यान से अब समझना, अब आपको रटने हैं इसमें, अब रूल्स इसके काफी आपको रटने पड़ेंगे, तो इसलिए आप अपनी ध्यान से एकदम समझते चलिए, आप अपनी किताब से मिलाते चलिएगा। आपके पास चाहे जो भी किताब हो, हर किताब से मैच करेगा। आपको हमने कोई एक्स्ट्रा नियम नहीं बताए हुए हैं, जो आपके किताब में है बस उसी नियम को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका भटकाव ना हो, कुछ अतिरिक्त नियम न बताए जिससे आपका भटकाव ना हो। तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, बस किताब से मिलाते हुए समझते हुए चलिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए हमने रूल नंबर फर्स्ट लिखे हुए हैं, इन्फिनिटिव में साधारणतः टू का प्रयोग होता है, लेकिन निम्न अवस्था में इन्फिनिटिव का टू चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर 5 अवस्था आपको बताएंगे जिसमें ये जो टू लगता है, जो है मेन वर्ब के सॉरी जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले जो आपका टू लगता है, जो इन्फिनिटिव की पहचान होती है। यहाँ पर 5 कंडीशन ऐसी बताएंगे जब टू का प्रयोग नहीं होता है। तो अब 5 कंडीशन में पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं, सहायक क्रिया जो आपकी हो गई ऑक्सिलरी वर्ब। सहायक क्रिया में बोले तो ऑक्सिलरी वर्ब में जैसे सेल हो गया, शुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मस्ट हो गया, ये जो आपकी ऑक्सिलरी सहायक क्रिया होती हैं, इनके पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है, कभी भी इनके पश्चात टू का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही कैन गो, अब गो आया ना, तो गो में टू गो हमने नहीं कर दिया, ही कैन टू गो नहीं कर दिया, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ही कैन गो डायरेक्ट हो गया। दूसरा सी मे गो, वह जा सकती है। आप यार यहाँ पर सी मे गो, सी मे टू गो हमने नहीं किया हुआ है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए कि आपका ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, जो सहायक क्रियाएं होती हैं, इनके पश्चात कभी भी जो है टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जो है इसके बाद जो आपका क्या आएगा, जो आपका इन्फिनिटिव आएगा, उसके पहले जो है टू का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? सहायक क्रिया के बाद जब इसका प्रयोग हुआ हो। तो प्यारे बच्चे ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे कॉन्सेप्ट से बढ़ने से पहले इसमें एक अपवाद है, पहले हम लोग उसका नोट का पॉइंट, इसका रूल नंबर फर्स्ट का नोट का पॉइंट पहले देख लेते हैं। नोट की पॉइंट में देखिए प्यारे बच्चे हमने लिखे हुए हैं, आर तथा यूज्ड के पश्चात टू का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चे जैसे आर टू यूज टू जो है आप इसे यूज भी करते हो, जब मॉडल्स में आर टू और यूज टू का प्रयोग करते हो, तो इसमें टू हम बार बार आपको वहां पर प्रयोग भी बताए हुए हैं। आर टू और यूज्ड के बाद आप टू का प्रयोग करते हो, जैसे आर टू तथा यूज टू आप बार बार कहते हो मॉडल की बात के पश्चात टू का प्रयोग होता है। तो आपके ये नोट के पॉइंट हो गए। तो आपका जैसे हो गया दे आर टू हेल्प हिम, तो यहाँ पर हेल्प आपका क्या हो गया, आपका जो है इन्फिनिटिव था, तो इन्फिनिटिव के पहले यहाँ पर टू का प्रयोग किए हुए हैं। जबकि हमने आपको कहा था कि जो आपकी जो है ये आपकी जो सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, इनके पहले नहीं इनके बाद नहीं करते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर जो हमने प्रयोग किए हुए हैं ये आपका अपवाद में आएगा, आर्ट टू आर्ट और यूज्ड। तो आर्ट टू और यूज टू इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ही यूज टू गो, वह आदती हो गया है टू गो मींस जाने की, तो अब टू गो हमने किए हुए हैं ना, टू गो मींस इन्फिनिटिव बनाए हुए हैं, तो दो ऐसे शब्द होते हैं, इनको याद रखना। आर टू का प्रयोग करते हैं चाहिए के संदर्भ में, दे आर टू हेल्प हिम, उसे उसकी मदद करनी चाहिए, चाहिए के संदर्भ में आर टू का प्रयोग करते हैं, और यूज टू का भी प्रयोग करते हैं आदत संबंधी फैक्ट को दिखाने के लिए। तो प्यारे बच्चे ये आपका नोट का पॉइंट हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं इसके बी वाले कॉन्सेप्ट पे। अब यहाँ पर देखिए आपका बी वाला कॉन्सेप्ट हमने लिखे हुए हैं, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, रेदर देन, सूनर देन आदि फ्रेजेस के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। तो प्यारे बच्चे इन फ्रेजेस को आपको ध्यान रखने हैं। हैड बेटर हो गया, हैड रेदर हो गया, वुड रेदर हो गया, रेदर देन हो गया, सूनर देन हो गया, इन फ्रेजेस के पश्चात आपका टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, बस इसीलिए कह रहे हैं आपको थोड़ा सा रटने की जरूरत है। हैड बेटर जैसे इन सबको थोड़ा सा दिमाग के कॉन्सेप्ट बनाते चलेंगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, रेदर देन, सूनर देन, इन फ्रेजेस के पश्चात आपका टू का प्रयोग नहीं होगा। ये थोड़ा सा दिमाग में आपको कॉन्सेप्ट बनाने हैं।
तो प्यारे बच्चे हमने एक भी नियम इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं ताकि आप ये ना कहो कि सर जी जो किताब में नियम है आपने उसे छोड़ करके इंपॉर्टेंट केवल बता के आगे बढ़ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे नियम आपको बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चे जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखे हुए हैं, यू हैड बेटर स्टे दियर, मीन्स जो है तुम्हारे लिए वहां ठहरना अच्छा है। यू हैड बेटर तुम्हारे लिए अच्छा है, स्टे दियर मीन्स वहां ठहरना, मीन्स तुम्हारे लिए वहां ठहरना क्या है, अच्छा है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखना स्टे के पहले क्या हमने टू का प्रयोग किए हुए हैं? बिल्कुल नहीं किए हुए हैं। यू हैड बेटर स्टे के पहले बताओ क्या किए? बिल्कुल नहीं किए हुए ना, तो आपका क्या हो गया? यू हैड बेटर स्टे दियर, तो टू स्टे दियर हमने नहीं किए हुए हैं। क्यों नहीं किए हुए हैं? क्योंकि हमने जो है ये आपका हैड बेटर आया हुआ है और हैड बेटर के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? यू हैड बेटर स्टे दियर। और ये समझो कि किसके पहले करते हैं, तब सिंपल सी बात है, मेन वर्ब को छोड़ करके जो आपका आएगा वो आपका या तो जो है अगर नाउन का कार्य कर रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव होगा ही। तो जाहिर सी बात है इसलिए स्टे का पहले यहाँ होना चाहिए था, लेकिन आपका हैड बेटर आ गया है, इस वजह से यहाँ पर नहीं हुआ है। अब दूसरा एग्जांपल समझना, आई वुड रादर डाई देन बेग, मीन्स मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन भीख मांगना नहीं। तो भैया जो कुछ लोग स्वाभिमानी होते हैं ना, कहते हैं कि मर जाएंगे लेकिन जो है भीख मांग करके खाएंगे नहीं, ठीक है? तो वैसे ही बात यहाँ पर है, आई वुड रादर डाई देन बेग, मीन्स भीख मांगने की अपेक्षा मैं मरना पसंद करूंगा। तो आई वुड रादर डाई, तो डाई के पहले बताओ क्या क्या हमने टू का प्रयोग किए हुए हैं? बिल्कुल नहीं प्रयोग किए हुए हैं। आई वुड रादर डायरेक्ट डाई लिखे हुए हैं, टू डाई नहीं लिखे हुए हैं, तो आई वुड रादर डाई देन बेग हो गया। तो प्यारे बच्चे ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर बी था, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट था। तो सिंपल से आपका कॉन्सेप्ट था हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, रादर देन, सूनर देन आदि फ्रेजेस के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। बस ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग चलते हैं सी वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इसके तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, देखते हैं आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है क्या। प्यारे बच्चे इसमें देखिए क्या लिखे हुए हैं तीसरे कॉन्सेप्ट में, डेयर तथा नीड के निगेटिव तथा इंट्रागेटिव रूप के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। अगर डेयर और नीड का प्रयोग हुआ है तो इसका निगेटिव और इंट्रागेटिव रूप के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हमने लिखे हुए हैं, ही नीड नॉट कम हियर, तो टू कम हियर हमने नहीं किए हुए हैं, डायरेक्ट लिखे हुए हैं ही नीड नॉट कम हियर, डायरेक्ट लिखे हुए हैं, टू कम नहीं लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चे क्यों? क्योंकि नीड का आपका निगेटिव दिख रहा है, निगेटिव आपका दिख रहा है, नॉट का प्रयोग हुआ है, सीधे जो है नीड के साथ निगेटिव लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया निगेटिव के साथ नहीं करेंगे। इसका नीड के साथ इंट्रागेटिव होता तो भी आप टू का प्रयोग नहीं करते। आप दूसरे एग्जांपल में देखिए, डेयर यू से दिस, आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस कर दिए हुए हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस आपका डेयर है, यू से टू, यू टू से हमने नहीं किए हुए, से आपका जो है क्या है यहाँ पर इन्फिनिटिव है, लेकिन टू से हमने नहीं किए हुए हैं, तो आपका क्या हो गया? डेयर यू से दिस हो गया। तो सिंपल से आपने क्या कर दिए हुए हैं? डेयर यू से दिस होकर दिए हुए हैं। तो आपने इस वाक्य में, इंट्रागेटिव वाक्य में डेयर के साथ आपने किसका प्रयोग नहीं किए हुए? टू का प्रयोग नहीं किए हुए हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे कि डेयर और नीड का निगेटिव और इंट्रागेटिव जब हो तो उसमें टू का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर इसके अफर्मेटिव की बात होगी तो अफर्मेटिव में टू लग जाएगा, लेकिन इसके निगेटिव और इंट्रागेटिव में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। आप एकदम सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में कंटेस्ट करते चलिए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से वर्डिंग है, याद रखनी है आपको। तो चलते हैं प्यारे बच्चे चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके चौथा कॉन्सेप्ट देखते हैं आपका है क्या। चौथा कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, हियर हो गया, सी हो गया, मेक हो गया, फील हो गया, वॉच हो गया, लेट हो गया, बिड हो गया, बिहोल्ड हो गया, आदि क्रियाओं के ऑब्जेक्ट के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। इनके पश्चात जब ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट के बाद जो है टू का प्रयोग नहीं होगा। ये आपका कहता है रूल नंबर इसका चौथा, मींस इसका कॉन्सेप्ट नंबर चौथा, कब इसका प्रयोग नहीं, टू का प्रयोग नहीं होता है। तो आप इनको याद रखना है, हियर याद रखना है, सी याद रखना है, मेक याद रखना है, फील याद रखना है, वॉच याद रखना है, लेट याद रखना है, बिड याद रखना है, बिहोल्ड याद रखना है। इन क्रियाओं के पश्चात ऑब्जेक्ट का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होगा। अब एग्जांपल के माध्यम से समझना, आई वाज्ड, वाज्ड आ गया ना, उसके बाद हर, हर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, आई वाज्ड हर टू प्ले हॉकी नहीं हो गया, क्यों? क्योंकि वहां वाज आया हुआ है, तो टू प्ले नहीं हुआ, डायरेक्ट आई वाज्ड हर प्ले हॉकी हो जाएगा। सिंपल सामने इन वर्डिंग को कह रहे हैं बार बार, इन वर्डिंग को इसलिए याद रखना, बड़ी मेहनत लगती है इन वर्डिंग को याद रखने के लिए, तो प्यारे बच्चे इसलिए थोड़ी सी मेहनत की इसमें आपको जरूरत है। तो क्या हो जाएगा? आई वाज्ड हर प्ले हॉकी, आपके एग्जाम में इसी तरह से सीधे गलत दे देगा, आई वाज्ड हर टू प्ले हॉकी दे देगा, तो आपको इसे करेक्शन करने होंगे। तो आप क्या करोगे? आई वाज्ड हर प्ले हॉकी कर दोगे। क्यों? क्योंकि वाज के पश्चात जो है आपका, वाज के पश्चात जो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के पश्चात टू का आपका प्रयोग नहीं करना है। ये आपने रूल नंबर 4 कॉन्सेप्ट में देखा। अब देखिए, आई मेड हर लाफ,
तो हर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लव आपका वर्ब हो गया, वर्ब मींस इंफिनिटिव हो गया। तो टू लाफ हमने नहीं किए हुए हैं, डायरेक्ट हमने लिखे हुए हैं आई मेड हर लाफ कर दिए हैं, मैंने उसे बना दिया, कैसे, हंसते हुए बना दिया। मतलब वो हंस लड़कियां हंस नहीं रही थी और हमने ऐसा कुछ काम किया कि वो क्या करने लगी, हंसने लगी। तो भैया आई मेड हर लाफ, तो टू लाफ हमने नहीं किए हुए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेड का प्रयोग किया गया था। तो ए पे आपका चौथा कॉन्सेप्ट हो गया, हियर सी मेक फील वास लेट बीट बीहोल्ड आदि क्रियाओं के ऑब्जेक्ट के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। ये आपका चौथा कॉन्सेप्ट हो गया। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको अच्छी से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपका पांचवा कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं आपका है क्या। अब यहां पर देखिए आपका पांचवा कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, बट देन एक्सेप्ट के पश्चात इंफिनिटिव टू छिपा रहता है। तो प्यारे बच्चे बट हो गया, देन हो गया, एक्सेप्ट के पश्चात इंफिनिटिव का टू छिपा रहता है, तो इसलिए इनके साथ आप प्रयोग नहीं करोगे। जैसे दीज बॉयज डू नथिंग बट प्ले हो गया, दीज बॉयज डू नथिंग कुछ नहीं किए बट प्ले हो गया, बट टू प्ले नहीं कर दिए बट प्ले हो गया। बट के साथ एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे, थोड़ा सा वेट करिए। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, दे डिड नो मोर देन प्ले, तो देन टू प्ले नहीं हो गया, देन के पश्चात आप टू का प्रयोग नहीं करोगे, देन प्ले हो गया। तो आपने देखा बट देन एक्सेप्ट के पश्चात इंफिनिटिव का टू उसमें छिपा रहता है, इसलिए आप उसका प्रयोग नहीं करते हो टू का प्रयोग। लेकिन डू के अलावा अन्य कोई वर्ब आने पर बट के साथ टू का प्रयोग होता है। इस बात को समझना, जो यहाँ पर हमने नोट के पॉइंट लिखे हुए हैं, इस नोट के पॉइंट को समझने की कोशिश करना। अगर जो है डू के अलावा कोई अन्य क्रिया के साथ बट के साथ आई हुई है, तो ये लिखे हुए डू के अलावा अन्य कोई क्रिया आने पर बट के साथ टू का प्रयोग होता है, तो प्यारे बच्चे तब टू का प्रयोग हो जाएगा। अगर कोई अन्य क्रिया जो है अन्य क्रिया आई हुई है, जैसे यहाँ ही हैड आ गया है, हैड क्या है, अन्य क्रिया है। अगर डू वर्ब में कौन सी आती है, डू डज डिड होता है, डू वर्ब में कौन कौन सी आती है, डू डज डिड। अगर डू डज डिड आया हुआ है बट के साथ, तो आप कोई भी जो है टू का प्रयोग नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई अन्य क्रिया आई हुई है, तो आप उसके साथ टू का प्रयोग करोगे। जैसे ही हैड, यहाँ पर हैड अलग क्रिया आई हुई थी, ये डू वर्ब हैड नहीं है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ही हैड नो जो है क्या है, अल्टरनेटिव, ही हैड नो अल्टरनेटिव बट टू गो। तो यहाँ पर बट के बाद हमने क्या लिखे हुए हैं, टू गो किए हुए हैं। तो सिंपल सी बात हो गई कि अगर जो है डू वर्ब के अलावा कोई बट के साथ कॉन्सेप्ट है, तो जो है आप तब टू का प्रयोग करोगे। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5वां हो गया। ये आपके पांचों कॉन्सेप्ट हो गए जब जो है टू का प्रयोग नहीं करते हैं, तब के ये पांचों कॉन्सेप्ट हो गए। आप बार बार रिवीजन करेंगे, कई बार रिवीजन करेंगे, सारे जितनी वर्डिंग हमने बोले हुए हैं, सारे वर्डिंग आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएंगे। जितना एक्सरसाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना चीजें बेहतर होंगी। बार बार करें इसे, इतना जो है एक बार पढ़ने से तैयार नहीं होगा। जब कई बार रिवीजन करोगे, तब आपके दिमाग में सारी चीजें छप जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है। अब चलते हैं प्यारे बच्चे दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा नियम है क्या। दूसरा नियम देखिए यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, यदि वाक्य में इंफिनिटिव आते हैं वे एंड, यदि वाक्य में इंफिनिटिव्स आते हैं और वे एंड से जुड़े हुए हैं, इंफिनिटिव से मतलब समझ रहे हो, दो या दो से अधिक इंफिनिटिव आते हैं। अगर वाक्य में दो या दो से अधिक इंफिनिटिव आते हैं और वे किससे जुड़े हुए होते हैं, एंड से जुड़े हुए होते हैं, तो टू पहले इंफिनिटिव के पूर्व लगाते हैं और बाद वाले इंफिनिटिव के पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल के माध्यम से बेहतर ढंग से समझोगे। हमने बोला है कि अगर जो है दो इंफिनिटिव आए हुए हैं और दोनों इंफिनिटिव एंड से जुड़े हुए हो, तो आप जो पहला इंफिनिटिव आया है उसके पहले टू का प्रयोग करोगे, बाद वाले इंफिनिटिव के जो है साथ टू का प्रयोग नहीं करोगे। एग्जांपल देखना, आई वांट टू रीड एंड राइट, तो अब रीड एंड राइट, आपका रीड एक इंफिनिटिव हो गया, राइट आपका दूसरा इंफिनिटिव हो गया। तो इसके पहले हमने बोला जो पहला इंफिनिटिव, रीड पहला इंफिनिटिव, पहला इंफिनिटिव के पहले टू का प्रयोग करेंगे, बाद वाले इंफिनिटिव के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। टू राइट इसे नहीं करेंगे, केवल टू रीड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई वांट टू रीड एंड राइट हो जाएगा। सिंपल हो गया, आई वांट टू रीड एंड राइट हो गया। क्यों हुआ, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यहाँ दो इंफिनिटिव एंड से जुड़े हुए थे,
तो हमने पहले वाले इन्फिनेटिव के साथ जो है टू का प्रयोग किए हुए हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर मींस रूल नंबर 2 हो गया। उम्मीद करते हैं बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो अब हम लोग तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका तीसरा नियम है क्या। तीसरा नियम देखिए क्या लिखे हुए हैं, नो के पश्चात हाउ तथा इन्फिनेटिव का प्रयोग अवश्य होता है। तो प्यारे बच्चे, अगर आपके वाक्य में नो का प्रयोग हुआ है तो उसके पश्चात आप हाउ का प्रयोग करोगे और इन्फिनेटिव का प्रयोग करोगे, ये आपका रूल हो गया। जैसे हमने इनकरेक्ट में लिखे हुए हैं, आई डू नॉट नो टू स्विम, मैं तैरना नहीं जानता हूं, टू स्विम डायरेक्ट हमने लिख दिए हुए हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम हो जाएगा। यही तो कहा, नो के पश्चात आपको हाउ का प्रयोग करना है, उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि नो के पश्चात हाउ तथा इन्फिनेटिव का प्रयोग अवश्य होता है। तो क्या हो गया, आई डू नॉट नो टू स्विम का क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर मींस रूल नंबर 3 हो गया। उम्मीद करते हैं बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा समझाने की जरूरत थी। बस जो है नो के पश्चात हाउ का प्रयोग होगा, हाउ के बाद क्या प्रयोग होगा, इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। ये आपका तीसरा नियम कहता है। ये पैप्चे आपका रूल नंबर 3 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं। और चौथे नियम की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। पैप्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं और एक भी नियम नहीं छोड़ रहे हैं, जितना आपकी किताब में दिए हुए सारे नियम को समझाते हुए चल रहे हैं। आगे चलते हैं पैप्चे, चौथे नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपका चौथा नियम लिखे हुए हैं, इन्फिनेटिव के चिन्ह टू को वर्ब के साथ ही लगाना चाहिए। मींस जो इन्फिनेटिव का चिन्ह टू होता है, इसे वर्ब के साथ ही लगाना चाहिए। टू तथा वर्ब के बीच एडवर्ब का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मींस टू और जो है टू और वर्ब के बीच में, मींस टू तथा वर्ब के बीच में एडवर्ब का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, आई होप्ड इमीडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर। तो प्यारे बच्चे, टू और रिप्लाई के बीच में हमने किसका प्रयोग कर दिए हैं, इमीडिएटली का प्रयोग कर दिए हुए हैं। और इमीडिएटली आपका क्या हो गया है, ये आपका है क्या, एक्चुअल में इमीडिएटली आपका है क्या, ये बताओ, जल्दी से बताओ, इमीडिएटली आपका है क्या, एडवर्ब है ना। तो हमने टू और रिप्लाई के बीच, मींस टू और जो है वर्ब के बीच में हमने किसका प्रयोग कर दिए हुए हैं, एडवर्ब का प्रयोग कर दिए हुए हैं। तो एडवर्ब का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, यही तो हम कहने वाले हैं कि आपका जो है टू और वर्ब के बीच में एडवर्ब का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, आई होप टू रिप्लाई। तो आप इमीडिएटली को यहां से हटाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, टू रिप्लाई करेंगे। तो आई होप टू रिप्लाई टू योर लेटर, इमीडिएटली उसे लास्ट में कर दिए। तो सिंपल से समझ लेना, टू और रिप्लाई जो है आपका, ये जो टू और वर्ब का रिश्ता होता है, जो इन्फिनेटिव बनता है, ये समझ लो पति पत्नी का रिश्ता है। ये पति पत्नी एक दूसरे से अलग होने वाले पति नहीं है, पति पत्नी नहीं है। बहुता इन दोनों में क्या होता है, प्यार होता है। तो अगर इन दोनों के बीच में एडवर्ब आ जाएगा तो लोचा करने के लिए दिक्कत कर जाएगा, समस्या कर जाएगा, जो है परेशानी पैदा कर देगा ना। तो हम ऐसा कोनो परेशानी नहीं चाहते हैं ना, कि हमारे जो है हमारे जो है पत्नी के बीच में, मतलब मेहरारू के बीच में और तीसरा इंसान कौनो आ जाए, हम बिल्कुल हरगिज नहीं चाहेंगे ना। तो हरगिज नहीं चाहेंगे, तो यही यहाँ पर बात है कि इमीडिएटली आपका अतिरिक्त तीसरा पर्सन आ गया इन दोनों के बीच में, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट रूप हो जाएगा, आई होप टू रिप्लाई टू योर लेटर इमीडिएटली। ये हो गया आपका प्यारे बच्चे रूल नंबर 4 हो गया, चौथा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग पांचवें कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है। पांचवा कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चे एकदम छोटा सा है, इन्फिनेटिव वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। हमने जब आप क्लास 10th में रहे होंगे, तो हमने जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको पढ़ाया हुआ था, या आपने पढ़ा होगा, अगर हमने नहीं पढ़ाया था तब भी आपने अगर पढ़ा होगा, तो वहां पर एक बताया गया था कि इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट जो है किसी वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है, जिरेंड भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है, पार्टिसिपल भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है। तो वहां पर आपको बताया गया था। तो प्यारे बच्चे, यहां पर वही चीजें हमने लिखे हुए हैं, इन्फिनेटिव वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे टू प्ले विथ फायर इज नॉट सेफ, तो टू प्ले आपका क्या हो गया, इन्फिनेटिव है, लेकिन यहां पर वाक्य में क्या कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यही तो हो गया आपका जो है, ये इन्फिनेटिव किसी वाक्य का सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सब्जेक्ट ना बन पाए। तो प्यारे बच्चे, इसके अंदर वो क्वालिटी है, वो योग्यता है कि यह सब्जेक्ट क्या कर सकता है, बन सकता है। ये प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर 5 हो गया। अब हम लोग छठे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका छठा नियम है क्या। छठे नियम में देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्फिनेटिव से कुछ वर्ब्स के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। मींस कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके ए ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं।
कुछ वर्ब में आपकी कौन कौन सी वर्ब हो गई, जैसे एग्री हो गया, आस्क हो गया, अटेम्प्ट हो गया, केयर हो गया, डिसाइड हो गया, डिमांड हो गया, फेल हो गया, फॉरगेट हो गया, होप हो गया, आफ्टर हो गया, प्लान हो गया, प्रिपेयर हो गया, प्रिटेंड हो गया, प्रॉमिस हो गया, प्रूव हो गया, रिफ्यूज हो गया। हालांकि ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता दे रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, क्योंकि यह किसी का ऑब्जेक्ट बने या फिर कुछ भी बने उससे आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाले। आप इसका प्रयोग कैसे कर रहे हो ये आपके वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जैसे हमने लिखे हुए हैं, रवि अग्री टू वेट, तो वेट टू वेट आपका रवि सब्जेक्ट हो गया, अग्री आपका जो है मेन वर्ब हो गया, टू वेट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यह जो है आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो यही बात ये कहना चाहते हैं कि इन्फिनिटिव किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। रवि सब्जेक्ट, एग्री मेन वर्ब और टू वेट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखना, दूसरे एग्जांपल में क्या लिखे हुए हैं, सी ऑफर टू हेल्प मी, तो यहां पर ऑफर, सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑफर क्या हो गया, ये आपका ऑफर क्या हो गया, आपका ये आपका मेन वर्ब हो गया, टू हेल्प आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मी भी आपका ऑब्जेक्ट है, टू हेल्प मी, टू हेल्प भी ऑब्जेक्ट और मी भी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बस इन दोनों में अंतर क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको हाई स्कूल में पढ़ाए हुए थे, यहां नहीं बताने वाले हैं कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो प्यारे बच्चे ये आपका हमने कुछ वर्डिंग बताए, इन वर्डिंग का जो है ये आपका जो इन्फिनिटिव होता है वह ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ये आपका रूल नंबर 6 था। तो इसलिए यहाँ पर हमने कहे हुए हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्योंकि आपका यहाँ से बनाएंगे कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बने चाहे कुछ भी बने उससे क्या लेना देना, वहां कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, लेकिन आपकी किताब में दिया है, इसलिए नियम आपको जानना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 7वां क्वेश्चन है क्या। 7वां नियम देखिए हमने लिखे हुए हैं, हाउ हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, विच हो गया, आदि इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। इनके बाद आप किसका प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, रवि न्यू व्हेन, अब व्हेन आ गया है तो इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है, व्हेन टू ओपन द डोर, तो आपने टू ओपन किया हुआ है ना, ओपन आपने जो है टू ओपन करके आपने इसे क्या बनाई हुई है, इन्फिनिटिव बनाई हुई है ना। तो क्या हो गया, रवि न्यू व्हेन टू ओपन दी डोर हो गया। तो व्हेन के बाद आपने टू ओपन का प्रयोग किया, ये आपका हो गया इन्फिनिटिव हो गया। तो व्हेन के बाद आपने इन्फिनिटिव का प्रयोग किया। दूसरे एग्जांपल में देखना, आई कैन नॉट थिंक व्हाट टू डू, आई कैन नॉट थिंक व्हाट टू डू, व्हाट के बाद आपने किसका प्रयोग किया है, टू डू। टू डू आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, डू वर्ब टू उसके पहले लग करके इन्फिनिटिव बना दिया। तो क्या हो गया, व्हाट के बाद आपने टू डू का प्रयोग किया, मींस इन्फिनिटिव का प्रयोग किया। यही तो हमने बताया, हाउ हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, विच हो गया, इन इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग आप कर सकते हैं, मींस करते हैं। ये पैप्चे आपका हो गया रूल नंबर 7 हो गया। उम्मीद करते हैं 7वां नियम बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, ज्यादा इसमें टफ नियम नहीं था। तो हम लोग 8वें नियम की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं आपका 8वां नियम है क्या। अब यहां पर देखिए बच्चे हमने 8वें नियम लिखे हुए हैं, जब विकल्प का भाव ज्ञात करना हो तो वेदर तथा इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे वेदर का प्रयोग जब विकल्प दिखाना हो, हमने आपको एक जगह और बताया था वेदर का प्रयोग कब करते हैं, जब हमने आपको बताया था इफ और वेदर, जब नरेशन पढ़ा रहे थे तो नरेशन में बताया था मैक्सिमम जगह आप इफ का प्रयोग करोगे, लेकिन अगर कहीं आपको ऑप्शन दिखाने हैं तो आप कनेक्टिव वर्ड वेदर का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर हमने टी और कॉफी का एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद होगा तो चीजें आप ध्यान दोगे तो वहां पर हमने चीजें बताई हुए थे। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, जब विकल्प का भाव ज्ञात करना हो तो वेदर तथा इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखना, आनंद कुड नॉट रिमेंबर वेदर टू इन्फॉर्म ओरली आर राइट टू राकेश, मींस उसे जो है मौखिक रूप से इन्फॉर्म करे या फिर जो है लिख करके लिखित रूप से राकेश को इन्फॉर्म करे। तो वेदर के बाद आपने किसका प्रयोग किए हुए, टू इन्फॉर्म का प्रयोग किए ना। टू इन्फॉर्म क्या हो गया, सूचना देना, क्या हो गया आपका, ये आपका टू इन्फॉर्म आपका हो गया इन्फिनिटिव हो गया ना। तो वेदर का प्रयोग किए और उसके बाद टू इन्फॉर्म मींस इन्फिनिटिव का प्रयोग किए। तो वेदर के मींस जब विकल्प का भाव हो तो वेदर का प्रयोग करोगे, वेदर के साथ साथ आप किसका प्रयोग करोगे, इन्फिनिटिव का भी प्रयोग करोगे। ऐसा रूल नंबर 8 है, 8वां नियम यही है। अब उम्मीद करते हैं 8वां नियम आपको समझ में आ गया होगा, दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम लोग 9वें में और अंतिम नियम में चलते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास का ये 9वां और अंतिम नियम है, तो जल्दी से हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं आज की क्लास का अंतिम नियम क्या है। एडवाइस हो गया, अलाउ हो गया, इनकरेज हो गया, इनवाइट हो गया, ऑर्डर हो गया,
परमिट हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, टेल हो गया, अर्ज हो गया आदि क्रियाओं के पश्चात पहले इनके ऑब्जेक्ट फिर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। इनसे पहले इनके ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो किन किन जो है किन किन जो है क्रिया वर्ब्स जो है इनको याद रखना होगा। एडवाइस, अलाउ, इनकरेज, इनवाइट, ऑर्डर, परमिट, रिक्वेस्ट, टेल, अर्ज। इन क्रियाओं के पश्चात जो है आप किसका प्रयोग करोगे, पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, फिर उसके बाद आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दिया, तो अब मी आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया ना, तो टू टेक रेस्ट अब यहां पर आपने किया हुआ है टू टेक, यहां पर क्या किए हुए हैं, आपने इन्फिनिटिव का प्रयोग किए हुए हैं। तो आपने एडवाइस आया, एडवाइस के बाद आपने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, उसके बाद आपने टू टेक रेस्ट किए हुए हैं, मींस इन्फिनिटिव का प्रयोग किए हुए हैं। आई ऑर्डर्ड हिम, अगला एग्जांपल देखना, दूसरा एग्जांपल, आई ऑर्डर्ड हिम टू रीड द बुक। तो आई ऑर्डर, ऑर्डर आ गया, हिम आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के बाद आपने टू रीड का प्रयोग किए हुए हैं, तो क्या हो गया, आई ऑर्डर्ड हिम टू रीड दी बुक हो गया। ये प्यार बच्चे आपका नवा नियम हो गया। अब यहां पर बात ये निकलती है कि क्या और भी शब्द होते हैं, तो प्यार बच्चे और भी शब्द होते हैं जिनके साथ जो है ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आप जो है तब इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपके बुक में जितना शब्द दिया हुआ है आप इन शब्दों को तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, इन्हें नहीं भूलेंगे। बाकी अतिरिक्त शब्द जो और अन्य हैं उन्हें भूल जाओगे, उन्हें नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जितना दिया है उन वर्डिंग को आपको याद रखने हैं। तो क्या हो गया, एडवाइस हो गया, अलाउ हो गया, इनकरेज हो गया, इनवाइट हो गया, ऑर्डर हो गया, परमिट हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, अर्ज हो गया। इनके पश्चात पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करोगे। रूल नंबर 9 यहीं पर कंप्लीट होता है और यहीं पर बच्चे आज की क्लास भी कंप्लीट होती है। तो इन्फिनिटिव में जितने आपकी किताब में नियम दिए हुए थे हमने हर एक नियम को समझा दिए हुए हैं। कहीं उम्मीद करते हैं दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में आपका पार्टिसिपल शुरू करेंगे कि पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल की कौन कौन सी नियम है। तो पार्टिसिपल पे चलने से पहले, हाँ, आज की क्लास कंप्लीट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और जिम्मेदारी ये आपकी है प्यारे बच्चे क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और कर दोगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस चीज को आपके ऊपर छोड़ते हैं और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को शेयर करोगे जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करोगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूर्य यादव जौनपुर करके लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें।